अयोध्या से खबर है, जहां एएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने शहरवासियों से अफवाह फैलाने से बचने की अपील की है, खासकर चोरी और ड्रोन कैमरों से जुड़ी भ्रामक सूचनाओं को लेकर। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति की कोई भी ड्रोन उड़ना कानून अपराध है, चाहे वह ऑनलाइन खरीदा गया खिलौना ड्रोन ही क्यों न हो। एसपी ने बताया कि डायल 112 पर आने वाली कई सूचनाएं झूठी या भ्रमित करने वाली पाई गई हैं, जिनकी जांच की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि झूठी सूचना देने या भय फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से आग्रह किया कि वे किसी भी सूचना की सत्यता की जांच करें और अफवाहों से दूर रहें। स्पष्ट है कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी अयोध्या महोदय द्वारा विगत दिनों में एक आदेश किया गया था कि किसी भी प्रकार की कोई भी ड्रोन का संचालन, उसकी एक्टिविटी बिना परमिशन के नहीं हो सकती है। यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह का ड्रोन, चाहे वो शादी ब्याह के लिए या अन्य किसी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए करता है और बिना परमिशन के करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें यह भी स्पष्ट करना है कि आजकल ऑनलाइन बहुत सस्ते उड़ने वाले इस तरह के खिलौने या ड्रोन की शेप वाले खिलौने भी अवेलेबल हैं। इस आदेश के तहत वो भी कवर्ड हैं। अगर कोई ऑनलाइन इस तरह का खिलौना मंगा करके उड़ाता है जिसमें लाइट जल रही है और हाइट पे वो उड़ता है, वो भी इसी आदेश में कवर्ड है और वो भी कानूनन अपराध है। कोई भी व्यक्ति यदि इस तरह की कोई भी चीज़ को उड़ाता है, रिमोट के माध्यम से संचालित करता है, तो उसके ऊपर भी बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त लगातार हमारे द्वारा डायल 112 पे जो भी सूचनाएं आ रही हैं, उसको थाना प्रभारी और गस्टेड ऑफिसर्स द्वारा मौके पर जा कर के उसको वेरीफाई किया जा रहा है। अधिकतम मामलों में ये सारी सूचनाएं भ्रामक हैं। जो व्यक्ति इस तरह की भ्रामक सूचनाएं दे रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ घटनाएं ये भी प्रकाश में आई हैं कि कोई व्यक्ति अनजान रूप से अगर जा रहा है तो कुछ लोग उसको। अयोध्या से खबर है, जहां दियारा एस्टेट से जुड़ी लगभग 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को लेकर अयोध्या में बड़ा विवाद सामने आया है। रानी शालिनी कुमारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व मैनेजर शिवेंद्र शाही ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर राज परिवार की संपत्ति का अवैध हस्तांतरण करने अपने परिवार के नाम करवा लिया। देवेश शाही की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी और बच्चों के नाम पर जमीन बेची जाने लगी। इस पूरे मामले में बड़े राजस्व अधिकारियों की संलिप्तता की बात भी सामने आई है। एक अधिकारी पर अकेले 350 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने का आरोप है, जो इस समय कोर्ट में विचाराधीन है। शालिनी ने बताया कि राजा जगदीश प्रताप शाही की मौत से पहले फर्जी कागजात तैयार किए गए थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही राज परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग करेगा। इस विवाद में प्रवर्तन निर्देशालय ने भी सक्रियता दिखाई है और इसे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया है। एजेंसी का कहना है कि यह सौदा यंग इंडिया नामक संस्था के जरिए किया गया है, जिसमें 200 करोड़ रुपए की अधिक की संपत्ति का अवैध लेन देन हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के वरिष्ठ नेता शरद पाठक, बाबा फूलचंद्र यादव और नरेंद्र पाठक ने भी राजस्व अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या की बहुमूल्य भूमि को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने मामले में उच्च अधिकारियों से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो मैंने बता दिया है कि एक फर्जी लेटर के सहारे अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो कानूनी तौर पर तो आया नहीं है। सरकार से और अधिकारियों से मांग है कि ऐसे दोषी व्यक्तियों को, ऐसे दोषी अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हुआ है कि 350 करोड़ की जमीन एक व्यक्ति ने फर्जी राजा बन करके बेच दिया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और यहाँ के अधिकारियों से और यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी से मांग है कि डेरा परिवार की जो ज़मीनें फर्जी आदेशों पर चढ़ी हैं, उन्हें निरस्त करते हुए तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित करें। दिगरा स्टेट की ज़मीनें जो कि अयोध्या के 9 गांव में हैं, अंकारीपुर टंडोली से लेकर रानोपाली, देवकाली, मऊसीवाला, नियामा,
कई जगहों पर है, जिस पे दिगरा राज परिवार के एक मैनेजर जिनका नाम शिवेंद्र प्रताप शाही था, 2004 में फर्जी तरीके से कूट रचना कर एक फर्जी दस्तावेज बनाकर, जो कि अनरजिस्टर्ड है, ना ही इस पे किसी गवाह के दस्तखत, ना ही राजा जगदीश प्रताप शाही के असली दस्तखत हैं, सब फर्जी, एक फर्जी कागज़ के ऊपर उन्होंने खतौनियों में अपना नाम चढ़वा लिया। जबकि प्रॉपर्टी 4 तरह से ही ट्रांसफ़र हो सकती है। पहला वसीयत, दूसरा वरासत, तीसरा बैनामा और चौथा दानपत्र। पर ये 5वां तरीका क्या है, ये तो फर्जी है। आप लोग भी समझदार हैं, देख सकते हैं इस पर ना तो राइटिंग एक्सपर्ट से रिपोर्ट आई है, राइटिंग एक्सपर्ट वालों की फर्जी दस्तखत हैं, ये राजा जगदीश प्रताप शाही के दस्तखत नहीं है, क्योंकि यहाँ जगदीश प्रताप शाही लिखा है, जबकि हमारे राजा हजूर राजा जगदीश प्रताप शाही लिखा करते थे। दूसरा, फर्जी तरीक़ों से शिवेंद्र प्रताप शाही जब खतौनी में नायब तहसीलदार बुल्लन खां की वजह से आए, तो उनके बेटे प्रणय शाही, प्रतीक शाही, पत्नी प्रतिभा शाही फर्जी तरीके से कूट रचना करके अधिकारियों से मिलकर अपने नाम वरासत कराने लगे, और जहां भी वरासत चढ़ी उन ज़मीनों को बेचने का प्रयास, एग्रीमेंट और सब कुछ करने लगे। मौजूदा वक्त में हालात ये हैं कि एडीजी जो रहे नमाला इंद्राणी, उनकी वाइफ, और नमाला रविंद्र उनके हस्बैंड, उनके नाम 350 करोड़ की प्रॉपर्टी होने पर भी अयोध्या के कई लोगों को, उसमें कोई छाबड़ा है, बहुत से लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं गिनवा पाऊंगा, प्रतीक शाही ने मनमाने तरीके से जमकर उनको एग्रीमेंट, फर्जी पैसों से फर्जी एग्रीमेंट, बैनामा सब करते चले आ रहे हैं, जिस पर ना कोई अंकुश लगाया जा रहा है, ना कोई रोक लगाई जा रही है। यह संपत्ति दिगरा स्टेट की है, और राजा राम अनुज प्रताप शाही जब तक थे 2019 तक वो प्रयास करते रहे। उसके बाद हमारे बाबूजी राजा विजेंद्र प्रताप शाही, जो मौके पे राजा और सरबराहकार हैं, अब इन्होंने प्रयास चालू किया, और हम इन्हीं लोगों के आशीर्वाद में रानी शालिनी कुमारी देवी, और ये मेरे भाई हैं बड़े भुवनेश्वर प्रताप शाही, उदयेश्वर प्रताप शाही और भुवनेश्वर प्रताप शाही, और जी हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए, और इस भ्रष्टाचार में जो लोग भी शामिल हैं, और न्यायपालिका हर सबसे वो गुहार लगाते हैं कि जो भी इसमें शामिल है भ्रष्टाचारियों और जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और दिगरा स्टेट का जो भी राइट है, जो हमारे बाबूजी राजा विजेंद्र प्रताप शाही और रानी शालिनी कुमारी देवी को वापस किया जाए। मेरा नाम फूलचंद यादव है, सन ऑफ श्री छोटेलाल यादव। उन्नाव शहर को सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है। गांधीनगर, तिराहा और रामलीला मैदान क्षेत्र में सुंदरीकरण कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। गुरुवार को जिलाधिकारी गौरांग राठी, पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर, एसडीएम सदर दीक्षित द्विवेदी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि गांधीनगर तिराहे पर फैले अव्यवस्थित फुटपाथों को तत्काल सुधारते हुए ऐसा पैदल पथ बनाया जाए जो राहगीरों को सुविधा दे। उन्होंने यह भी कहा कि यातायात और सौंदर्यीकरण दोनों को संतुलन को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए। तिराहे के आसपास वर्षों से लगी अस्थायी दुकानों के कारण ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस पर डीआर ने साफ कहा कि इन दुकानों को अन्य सुरक्षित और उपयुक्त स्थानों पर स्थानांतरित किया जाएगा। नगरपालिका और राजस्व विभाग को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को गुणवत्ता से समझौता न करने और निर्धारित समय सीमा के कार्य पूरा ना करने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि दुकानदारों के हित की अनदेखी नहीं की जा सकती और उन्हें उचित स्थान एवं सुविधा दी जाएगी। सुंदरीकरण योजना के तहत तिराहे पर हरित पट्टियों, सजावट, लाइटों और आकर्षक फुटपाथों का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक स्वरूप मिल सकेगा। बाकी सभी अधिकारियों के साथ भ्रमण किया गया। कार्य प्रगति पर है क्योंकि बहुत कंजेस्टेड तिराहा है, बार बार इसमें प्लानिंग करना होता है जिससे हम त्यौहार इत्यादि के दृष्टिगत भी यहाँ पे प्रॉपर्टी काम कर पाएँ। उसी के दृष्टिगत आज ये हमारा द्वारा था निरीक्षण, तो इसमें सभी चीज़ें फाइनल जो डिस्कशन की जो कर ली गई है, और हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि नवंबर एंड तक इस कार्य
सर एक सवाल और। मध्य प्रदेश के बैतूल जिला में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्रों के साथ हो रहे अमानवीय बर्बरता, भ्रष्टाचार और खस्ताहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ छात्रों का सब्र टूट गया। आक्रोशित छात्र शाहपुर से बैतूल तक 40 किलोमीटर पैदल मार्च पर निकल पड़े, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। जैसे ही कलेक्ट्रेट नरेंद्र सूर्यवंशी को इस मार्च की जानकारी मिली, उन्होंने सभी जरूरी काम छोड़कर मौके पर पहुंचने का फैसला लिया। उन्होंने हाईवे पर ही छात्रों को रोका और बसों से छात्रावास वापस भिजवाया, जिसके बाद उन्होंने पूरी दिन छात्रावास में बिताए। छात्रों, अधीक्षक, प्राचार्य, स्टाफ और जनप्रतिनिधियों से अलग अलग चर्चा की। क्या समस्याएं थी आपको? आज ये पैदल मार्च क्यों निकाला गया? सर, पैदल मार्च हमने इसलिए निकाला क्योंकि हम कई परेशानियां बोल के हमारी संस्था में परेशान हो चुके हैं, पर ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ सुधार हो ही नहीं रहा है, तो फिर हमें मजबूरन इसमें उतरना पड़ा। क्या समस्याएं थी? एक हमारी मेस से रिलेटेड चावल में इल्लियां निकल रही है, खाने में कोई सुधार नहीं हो रहा है, मेन कड़क बहुत और ऐसी खाने में जा नहीं रही है। और पहली बात, उसमें हर सब्जी में कुछ स्वाद नहीं है, मतलब मेस से रिलेटेड पूरी प्रॉब्लम, खाने में कुछ भी नहीं है। मेडिकल से संबंधित भी कोई समस्याएं थी? हमें वो नर्स नहीं चाहिए जो हमारे यहाँ ज्वाइन है, हमें वो नर्स बिल्कुल भी नहीं। क्या नाम है नर्स का? क्या समस्या है उनसे? सोना बेटा, क्या समस्या है उनसे? बात कर रहा हूँ उसको करने दो। उनकी समस्या हमें बस उनसे इतनी समस्या कि वो गोलियां हमें गलत देती है, एक्सपायरी टैबलेट्स दे देती है। भाई बच्चों को थोड़ी पता है मेडिकल फील्ड के बारे में, उसने दी कैसे वो टैबलेट्स। और हमारे यहाँ से एक छात्रा को गर्भ निरोधक गोलियां दी गई है, जो कि उसने 8 महीने तक उसने लगातार गर्भ निरोधक गोलियां खाई है और हमें कोई बेटर नहीं। हॉस्पिटल में जाके उन्होंने छोड़ दी है, तो फिर बच्चों को थोड़ी पता है कौन सा डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट करता है। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए और हमें वो नर्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मेन पॉइंट हमारा यही है, हमें वो नर्स नहीं चाहिए। ठीक है बेटा। चावल में इल्लियाँ मिलती है, हाँ। सब्जी बेस्वाद रहती है सर, रोटियां कच्ची मिलती है सर, आटा लगा रहता है, ऊपर से जला देते हैं सर। हमने इसके बारे में कंप्लेंट भी बहुत बार कर चुके हैं सर, लेकिन हमें कोई खाने का सुधार ही नहीं दिख रहा सर। 1-2 दिन अच्छा बनाते हैं सर, फिर वैसे खाना बनाने लग जाते हैं सर। नर्स 24 घंटे नहीं रहती है और उपलब्ध नहीं रहती है सर। फिल्टर वाला पानी नहीं पिला सर, फिल्टर है सर वहाँ पे, मतलब वो आया है सर। और सर हमारे अंदर बहुत समस्या है सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम युवराज है। युवराज कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सर 11th में। क्या नाम है? युवराज। देखिए, आज बड़ा ये दुखद बात थी कि आज ये प्यारे प्यारे बच्चे, ये जो बिटियाएं हैं और ये जो बच्चे मेरे साथ में खड़े हैं, काफ़ी संख्या में इनकी हॉस्टल की और स्कूल की कुछ समस्याएं थी, उनको लेके ये आए। इस संबंध में ये बता देना चाहता हूँ कि जो एसी ट्राइबल है हमारे और जो हमारे एसडीएम साहब ने, उन्होंने समय समय पर कुछ समस्याओं का वो प्रिंसिपल को नोट भी कराई थी, लेकिन प्रिंसिपल उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अंततः बच्चे आक्रोशित होकर मुझसे मिलने के लिए निकल पड़े थे। जैसे मुझे पता पड़ा तो फिर मैं तत्काल आया और फिर बच्चों से खुद आके वो करा, चूँकि बच्चे हमारी धरोहर है और बच्चों की सुरक्षा करना हमारा काम भी है। आके आप सभी बच्चों से बात करी है, हर बच्चे से बड़ी विस्तृत, कम से कम 2-1 घंटे हम लोगों ने अंदर बात करी है और प्रिंसिपल भी थे। बच्चों की कुछ समस्याएं हैं उनकी छोटी-छोटी, जिसने ये थोड़ा सा इस तरह का वो रोक लिया। तो प्रिंसिपल को, काउंसलर को और नर्स जो यहाँ पे है, हेल्थ जो चेकअप करती है, उन्होंने ये बताया है कि भाई मैं बच्चों की जो होती है उनको, उनके प्रति नाराजगी व्यक्त की है। बताया है कि ये बच्चे अपने बच्चे हैं, ये हमें इनका मान रखना है और हमें इनका सम्मान रखना है। तो बच्चों को हम लोग कंसल्टेट करने का मैंने निर्देश दिया है, पहली बात। दूसरी बात, अभी एसी ट्राइबल को जांच के भी निर्देश दिए हैं और इसमें जो भी दोषी होंगे, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे कोई दूसरे व्यक्ति हो, हम उनको निलंबित करके उनके लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई कड़ी का भी वो करेंगे। जो खानसामा था या जो भोजन बनाने में जो संलग्न था, उससे भी बात करी है। उसको हमने अभी यहाँ से पुलिस में भेजा है, उसमें थाने पे उसको करवाया है, तो वो भी दिखवाया है। तो ओवरऑल समस्या का, बच्चों की समस्या का निराकरण हुआ है। बच्चों के साथ में मैं अभी भ्रमण इनके कक्षों का और इनके दूसरे चीज़ों का मैं कर रहा हूँ और समय समय पर इनका हम व्यवस्थित तरीके से ध्यान रखेंगे।
सर भोजन के लिए बच्चों ने क्या बताया, क्या कमियां हैं? देखिए भोजन में बच्चों का कहना है कि रिपीटेशन होता है या वो उनसे कुछ चावल वगैरह बिनवाते हैं, ऐसा बच्चों ने बताया है। और भी क्वालिटी को लेके जो ऐसा बच्चे बात कर रहे हैं वो अभी मैंने देखा है, वो हमें देखेंगे। ऐसा बच्चों को कहना है। इंस्पेक्शन करते हैं अपन, बच्चों के साथ करेंगे। सर ऐसी परिस्थिति नहीं बने इसके लिए कोई मॉनिटरिंग टीम बना रहे हैं क्या? नहीं देखिए मॉनिटरिंग टीम तो पहले से ही है। ये सभी डिपार्टमेंट के लोगों का अपना दायित्व है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि एसी ट्राइबल ने अभी कल भी एक बैठक रखी थी जिसमें अनफॉर्चुनेटली जो प्रिंसिपल है वो सम्मिलित तो नहीं हो पाए थे। इसके अलावा एसडीएम ने भी कुछ समय पहले यहाँ पे भ्रमण किया था। उसके अलावा जो हम लोगों के जो विभिन्न लोग जो हम टीम बनाते हैं वो भी निरीक्षण करती है और अपने निरीक्षण के निर्देश भी मौके पे देती है। तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है ये। तो इसका प्रिंसिपल सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे जो यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है उसको बच्चों की छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे देंगे तो इस तरह की समस्या नहीं होगी। जहां एक और शासन प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कुम्हारी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इन दिनों बिना डॉक्टर के ही संचालित हो रहा है, जिससे इलाके में करीब 40 से 45 गांवों की आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हो रही है। स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं की देखरेख के लिए केवल एक नर्स तैनात है, लेकिन डॉक्टर न होने के कारण गंभीर मरीजों को बिना इलाज के ही लौटना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले महीने स्टाफ का स्थानांतरण हो गया था, लेकिन अब तक नई पद स्थापना नहीं हो सकी है। इस कारण ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। इलाज न होने से लोग मजबूरी में झोला छाप डॉक्टरों का सहारा ले रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य में खिलवाड़ हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इस तरह बेकाम रहेंगी तो उन्हें महंगी और असुरक्षित प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लेना ही पड़ेगा। प्रशासन से मांग की जा रही है कि कुम्हारी स्वास्थ्य केंद्र में तत्काल डॉक्टर और अन्य स्टाफ की नियुक्ति की जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और इन्हें दर दर भटकना ना पड़े। मुजफ्फरनगर के साइबर क्राइम थाना क्षेत्र में खुद को TRAI, CBI और कोर्ट का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति से 33.33 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पीड़ित को फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग किंग में फंसाने की धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 39 सिम, 13 मोबाइल, 21 ATM कार्ड, 15 पासबुक सहित 99,500 रुपए नगद बरामद किए हैं। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता मिली है मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम टीम को। SP क्राइम और प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम सुल्तान गौरव और उसकी टीम द्वारा, रामराज जो हमारा सब इंस्पेक्टर है, इसकी टीम द्वारा एक मामला जो 11 तारीख को 11/9/2025 को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। एक PWD के रिटायर्ड इंजीनियर है मिस्टर RK गोयल, उन्होंने शिकायत किया था कि उनको डिजिटली अरेस्ट करके विभिन्न माध्यम से पहले ED का बन के, फिर CBI का ऑफिसर बन के, उसके बाद न्यायालय का अधिकारी बन करके तथा न्यायालय के तमाम कागजात दिखा करके उनको कि हम आपकी कंप्लेन वापस ले लेंगे, आपने बहुत फ्रॉड कर रखा है अपने लाइफ में, जो आपने इधर उधर कर रखा है, बहुत पैसे लेन देन कर रखा है। इसके आधार पर उनको 33,35,000 रुपए उनसे ठग लिए थे। और ये इसमें जो जिस माध्यम से ये पूरा ठगी की गई थी, जो फ्रॉड किया गया था, इसमें जो IP एड्रेस हमने निकाला उसमें विदेश का, कंबोडिया का पाया गया है, जिसके माध्यम से यहाँ के व्यक्तियों द्वारा, इसमें राजू का नाम आया है, उस व्यक्ति से कनेक्शन पाया गया है, जिसके 72 खातों में विभिन्न प्रकार के पैसे गए हुए हैं। उनमें एक खाता जो ऋषिकेश में ATM के माध्यम से इसमें विड्रॉल किया जा रहा था, उसमें 2 लोग पकड़े गए हैं। इसका नाम है निखिल गोयल और एक का नाम हरप्रीत सिंह उर्फ हर्ष। ये 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। ये जो हरप्रीत सिंह है ये जगदलपुर बस्तर का रहने वाला है तथा निखिल गोयल ये ऋषिकेश देहरादून का रहने वाला है। एक की उम्र 32 वर्ष है और एक की उम्र 24 साल है। ये एक MBA पढ़ा हुआ लड़का है इसमें और एक इंटर पास लड़का है इसमें।
ये एटीएम से जब पैसा निकाल रहे थे तो उसमें स्कूटी के माध्यम से हम उनके एड्रेस तक पहुंच करके उनको गिरफ्तार किए हैं। और गिरफ्तार करने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई है तो उन्होंने ये स्वीकार किया है कि ये इनसे इनका कनेक्शन है तथा 1 लाख रुपए इनसे बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसमें जो बरामदगी है 39 सिम कार्ड मिले हैं, 21 एटीएम मिले हैं, 13 मोबाइल फोन, 15 पासबुक, 3 चेकबुक, 2 नोटबुक, 1 अदद वाईफाई राउटर, 1 लैन केबल, 1 अदद स्कूटी और 1 लाख रुपए इनसे बरामद किया गया है। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा जिन खातों का इस्तेमाल किया जाता है उसमें 44 कंप्लेन प्राप्त हुई है, जिसमें से लगभग 46 करोड़ 55 लाख रुपए का फ्रॉड पाया जा रहा है अब तक की जांच से। और निश्चित तौर से ये बड़ा गैंग है। इस गैंग पर हमारी पुलिस टीम अभी भी काम कर रही है तथा इसमें और भी बरामदगी और भी गिरफ्तारियां भविष्य में संभव है। और निश्चित तौर से मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा कि इस साइबर क्राइम से बचने के लिए आपकी अवेयरनेस बहुत आवश्यक है। इसलिए अगर कोई कंप्लेन मिलती है तो तत्काल 1930 पे कंप्लेन करें और इन खातों को भी फ्रीज कराने का काम पुलिस द्वारा तत्काल कराया जाता है। सर किस तरह से ठगी करते थे, क्या क्या बनकर अपना आपको बताते थे? मैंने शुरू में ही बताया कि पहले ईडी का ऑफिसर बन करके उसके बाद उन्होंने अपना आईडी उसमें प्रस्तुत किया, फिर सीबीआई ऑफिसर बन के फिर उन्होंने अपने आईडी से व्हाट्सएप से कॉल किया। उसके बाद जो है न्यायालय का भी उन्होंने दुरुपयोग किया, बड़े अधिकारी बन करके जो है, और उसका भी उन्होंने जो है जो उसका क्या कहते हैं डीपी होती है वो डीपी के माध्यम से दुरुपयोग है, जिसके हमारे पास स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल है। इस प्रकार से डिजिटली अरेस्ट करके कि आपके खिलाफ कंप्लेन और जांच और कार्रवाई की जा रही है। उनसे 33,35,000 रुपए फ्रॉड करके ठग लिए गए थे। वगैरह का नाम लेकर फोन करते हैं तो लोग इस तरह की कंप्लेन कैसे करें? पुलिस विभाग में डर जाते होंगे। तो मैंने आपको ही बताया कि चूंकि ये साइबर क्राइम से बचने का या साइबर फ्रॉडलेंट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसमें देखिए कि इसमें अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो निश्चित तौर से आप 1930 पर या आप एनसीआरपी पोर्टल पर भी आप सीधे कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे उन खातों को सीज और फ्रीज किया जा सकता है। साथ ही साथ जो है पुलिस में कंप्लेन करके इसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई के लिए आप अपेक्षा। मेरठ के किठौर थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा लगाए गए आरोपों पर ग्राम प्रधान के पति ने पलटवार करते हुए उन्हें झूठा और बेबुनियादी बताया है। प्रधान पति ने थाने में तहरीर देकर पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि ये आरोप उधारी की रकम मांगने पर लगाए गए हैं। प्रधान पति के अनुसार महिला का भाई जो गाजियाबाद के मसूरी का निवासी है, सऊदी अरब जाने के लिए उनसे और उनके भाई से उधार में रकम लिया था। बाद में उसने रकम ना चुकाने की स्थिति में मकान बेचकर भुगतान करने का दावा किया। इसके लिए बाकायदा स्टाम्प पेपर भी तैयार हुआ था। प्रधान पति ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपनी पत्नी को महिला से रकम वापस की बात कहने को भेजा तो महिला ने गाली गलौज की और झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने यह भी दावा किया कि गांव के ही 3 अन्य लोग महिला के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। प्रधान पति ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये देखो इनका काम क्या है, लड़की का जो मामला चल रहा है ये रुखसार का, ये इसका इतना गंदा रिकॉर्ड है। ये कि एक तो ये है कि भाई मेरे पे उन्होंने कार्रवाई कर दी, मैं ही बता रहा हूँ, वो तो गांव में आप किसी से पूछ लो। 3-4 जगह इसकी शादी हुई है। तोड़ी में इसकी शादी हुई भी है, भैरोड़े में इसकी एक दूसरी शादी हुई है, किठौड़ में तीसरी शादी हुई है, चौथी शादी इसकी इनने मसूरी में उसको फंसा कर करिए 376 का उसके घर पर चले गए। इनने हाथ फाड़े हैं, कपड़े नंगे हो गई बिल्कुल। और जब उनने बेचारे ना शरीफ आदमी, बाल बच्चेदार आदमी है, उन्होंने अपनी जान बचाने के बाद में वो जान बचानी है, इसे 376 का मुकदमा उस पर लिखा दिया था इसने। वहाँ से भी उनने फिर उसे मजबूरी निकाह करना पड़ा। अब इनने उसे देखा है कि इन्हें कई बार उन्होंने लोगों ने देखा है, छोड़ क्यों देते हैं इसे? इसलिए छोड़ देते हैं कि धंधा करना बिना मानती नहीं है, इसका काम है धंधा करने का। तो ये लोगों को फंसाती है और धंधा कराती है। भाई किसी का तुमने निकाह कर लिया, निकाह करने के बाद में फिर तो काम को छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ती। अब इसमें साजिश क्या है, 3-4 इसमें लोग दलाल हैं इसके साथ में लगे हुए, जो इसके साथ में ये काम कराते हैं। 3-4 लोग इसके साथ में लगे हुए हैं जो इस काम को इससे कराते हैं। इसमें है अय्यूब पुत्र सदाकत, इमरान पुत्र गजमफर, जाहिद पुत्र अब्बास और इसके परिवार वाले।
इनका काम क्या है? इनका तो गांव में तुम बूझोगे, आसपास भी बूझोगे, तो इनका काम क्या है? गरीब आदमी को सताना, लोगों को फंसाना। इमरान पुत्र गजनफर का काम है लोगों को सऊदी अरब के भेजने के लिए पैसे लेने, किसी लाख ले लिए, 50,000 ले लिए, फिर वो मांगना है तो उन्हें जान से मारने की धमकी। अब गरीब आदमी बेचारा वो डर के अपना चला जाता है। अब 2-3 लड़की इन्होंने पकड़ रखी हैं, जो उनसे चाहें उससे ये क्षेत्र लगवा लें, वहाँ से 5 लाख लिए, वहाँ से 10 लाख रुपए लिए, इसी ये काम को करते हैं ये। और अभी क्या है, अभी इन्होंने मेरे भाई पे भी मुकदमा, अभी 3 साल पहले मुनकाद पे इन्होंने झूठा मुकदमा लिखवाया रुखसाना से। वो SI साहब ने 2 SI ने उनकी जांच करी, जांच में बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि वो जिस टाइम भी घटना दिखा रही थी वो मेरा भाई यहाँ है ही नहीं। CDR निकलवाई तो वो झूठा मामला हो गया। आज ये मेरे पर लगा रही है, मेरे पे ये मुकदमा, ये कह रही है कि मेरे साथ में किचन में ये करा। किचन में मेरा कैमरे की निगरानी में है। किचन में चलो मैंने उसके साथ में कपड़े फाड़े, कुछ फाड़े, तो वो जैसे किचन में बड़ी है, या मैं पहले से हूँ, या वो बाद में निकली है, या मैं उसके साथ निकला हूँ। बिल्कुल मैंने 11 बजे, 11:30 बजे से लेकर 4 बजे तक की फुटेज प्रशासन को भी दिखाई है, उन्होंने भी आकर जांच करी है। कोई ऐसा मामला नहीं है। बाहर का जो मेरी गैलरी अंदर आने का पूरा मकान मेरा कैमरे से निगरानी में है। बाहर 2 कैमरे लगे हुए हैं, बिल्कुल आईने की तरह साफ़ है। ये तो सिर्फ इतना बात है कि इनके बाप पे मेरे पैसे चाहिए, एग्रीमेंट करा रखा कि ये पैसे देने ना पड़े, इस पर झूठा इल्ज़ाम लगा लो, इससे फंसा के और वापसी उल्टे पैसे इससे ले लो। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि जो ये लोग इस काम को कर रहे हैं, धंधे कर रहे हैं, जिन पे इतने मुकदमे लगे हुए हैं या लोगों को इतने को फंसा रहे हैं, तो इनके साथ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें जेल भिजवाने चाहिए। गांव का आसपास के कोई बेचारे पीड़ित इनके चक्कर में ना आवे, उनको राहत मिल जावे। राहत मिलेगी जब ये लोग कानून के कार्रवाई होगी, इनके ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे, इतने नहीं होंगे। अब मैं नहीं है, ये तो मेरा भाई के ऊपर जो मुकदमा लगा 3 साल पहले का है। झगड़े जितने लगाए, ये कई बार तो मुझे रास्ते में ये लिपट गए, कई बार इन्होंने मुझे मारने की धमकी दी है, अब भी दे रहे हैं। अभी परसों भी इन्होंने धमकी दी है कि तुझे अभी तो क्षेत्र लगवाई, अभी तो तुझे देखिए कहीं मिलेगा तो गोली मारेंगे, हम सीधी जान से मारेंगे तुझे। तो कई बार मैंने, ऐसा भी है कि SSP के हैं मेरे पास कॉपी रखी हुई है, मैंने वहाँ भी गुहार लगा रखी है कि जी इन्होंने, और आज भी मैं कल को जाऊँगा SSP साहब के मेरठ, और फिर इनके खिलाफ अपनी जान बचाने के लिए या मैं देनी पड़ेगी। कल को इन्होंने भी मेरे साथ में घटना कर दी, मुझे कई रास्ते बीच में मार दिया, कारोबार मेरा गुड़गांव में है, मार दिया, तो मेरा जो जिम्मेदार होंगे ये 3 लोग, इनके परिवार वाले, इनके ख़ानदानी होंगे, और मेरा कोई ऐसा कोई किसी से मामला नहीं है। समझिए जी, ये इनका काम ही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं तो बाहर भीतर का किसी के साथ, मुझे थाने में भी जाना पड़ सकता है किसी के साथ, वैसे भी बाहर भीतर का काम है। तो ये जब आज इतनी ये मुकदमा मेरे पर लिखवा ले, रेप केस की साजिश रच रहे हैं, तो कल को मुझे कहीं मरवा भी सकें, मार भी सकें किसी से। तो मेरी अपील ये है प्रशासन से भी और सरकार से भी कि इनके साथ कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। और इसके परिवार वाले, लड़की के वाले, इसका चाचा हैगा, वो आप उससे बात करो, वो ये सीधे कहेंगे कि जी हमें भी बुला के लगे, हमें जो चढ़ाया है इन 3 लोगों ने, इनके परिवार वालों को, इस पर मुकदमा लिखो। सब उसका बाप भी इसी बात को कह रहा, सब इसी बात को कह रहे हैं। रिकॉर्डिंग इसके चाचा की है कि इनको, भैया हमारी गलती नहीं है, हमें तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती कहा गया, इस पर भाई आकर तुम साथ में लगो, हम तुम्हारे साथ में हैं, और ये इस पर झूठा मुकदमा लिखो, उल्टे पैसे लेने इससे। हाँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास में इन चीज़ों की। समस्तीपुर से खबर है, जहां भू अभिलेखों की अशुद्धियों को सुधारने के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महाअभियान की अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित है, लेकिन अब तक केवल 25% रैयतों ने ही आवेदन जमा किया है। गुरुवार को अंचल कार्यालय में लगे राजस्व महाअभियान शिविर का निरीक्षण करने पहुंचे भाकपा माले के प्रखंड सचिव सुरेंद्र प्रसाद सिंह और किसान नेता ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह ने रैयतों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सरकार से मांग की कि महाअभियान की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 20 दिसंबर तक किया जाए। सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि रैयतों को जमाबंदी पंजी की प्रति समय पर नहीं मिल पा रही है। खतियानी जमीन की जमाबंदी एक ही व्यक्ति के नाम कर दी गई है। कई रैयत रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में चले गए हैं। अभिलेखागार कर्मी हड़ताल पर हैं और केवाला की जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो पाया। इन तमाम कारणों से रैयत आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तिथि विस्तार आवश्यक है ताकि सभी रैयत अपनी अधिकार सुनिश्चित कर सकें।